नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th की समकालीन विश्व राजनीति की बुक को समझने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण विषय इतने महत्वपूर्ण है कि अगर हम इन विषयों को सही पूर्वक ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो ये हमको आने वाले पहला, दूसरा और तीसरा अर्थात शीत युद्ध, अमेरिकी वर्चस्व और सोवियत संघ का विघटन जैसे जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं को समझने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चर्चा करते हैं हम उन दो महत्वपूर्ण विषयों की, जिसमें से पहला विषय है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद एक बहुत ही विस्तृत विचारधारा है बेटा, परंतु इसको हम बहुत ही कम समय में और अच्छी तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पूंजीवाद जो शब्द है बेटा, ये बहुत ही पुराना शब्द है। इतना पुराना कि जब इस समाज की रचना हुई थी, इस सभ्यता का जब जन्म हुआ था, तभी से एक पूंजीवादी विचारधारा मौजूद है। परंतु इस पूंजीवादी विचारधारा को एक विचारधारा का रूप, एक शब्द के रूप में विश्व राजनीति में प्रयोग में लाने का जो काम किया, उन विचारकों में एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक ऐसे ही विचारक हैं जिन्होंने पूंजीवाद शब्द को विश्व राजनीति के अंदर प्रयोग में लाया, अर्थात इसका प्रयोग शुरू किया गया इनके ही द्वारा। इसीलिए हम पूंजीवादी शब्द का जो जनक कहते हैं वो एडम स्मिथ को कहते हैं। इसीलिए एडम स्मिथ ही हमारे पूरे विश्व के अंदर पूंजीवादी विचारधारा के जनक के रूप में स्वीकार्य हैं। ठीक है, आगे दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कोई पूछ ले कि पूंजीवादी विचारधारा क्या है या पूंजीवादी विचारधारा से आप क्या समझते हो, तो बेटा पूंजीवादी विचारधारा का अर्थ है कि यह उस विचारधारा का नाम है, या फिर पूंजीवादी विचारधारा उस विचारधारा को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन अर्थात पूंजी, भूमि, श्रम, यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो साधन पूरे विश्व के अंदर जो स्वीकार्य हैं वो है भूमि, श्रम और पूंजी। इनका प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इन्हीं सभी के ऊपर पूंजीवादी विचारधारा के अंदर इनके ऊपर जो आधिपत्य होता है, इनके ऊपर जो अधिकार होता है बेटा, वो होता है निजी स्वामित्व होता है। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, किसी एक व्यक्ति का या व्यक्ति के समूहों का पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है पूंजीवादी जो व्यवस्था है बेटा, वो पूंजीवादी व्यवस्था पूर्णतः निजी लाभ पर आधारित होती है। निजी लाभ कहने का अर्थ इस व्यवस्था के अंदर जो भी व्यक्ति लाभ लेता है उस व्यक्ति को इस व्यवस्था से सिर्फ और सिर्फ लाभ के उद्देश्य से ही वो जुड़ता है। उसको सामाजिक लाभ, सामाजिक कल्याण या समाज की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। इस पूरी व्यवस्था के अंदर व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है निजी स्वार्थ, निजी लाभ। इसमें व्यक्ति समाज से या समाज की भलाई का कोई कार्य नहीं करता है। इसके बाद जो ये विचारधारा है का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इस प्रकार की व्यवस्था में सरकार का योगदान बेटा बहुत कम होता है। मतलब पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अंदर सरकारों की जो भूमिका होती है, सरकारों का जो काम होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर कहें ना के बराबर होता है। और ऐसी व्यवस्था के अंदर, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अर्थ कि वहां पर पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके अंदर जो लोग लाभ कमा रहे हैं, उन लाभार्थियों को किसी प्रकार की कोई
हानि ना हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ऐसी व्यवस्था के अंदर सरकारों का चुनाव होता है। सरकार का काम केवल पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का होता है। एडम स्मिथ जो पूंजीवादी विचारधारा के बहुत महत्वपूर्ण जनक माने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो बेस्ड है पूंजीवाद के ऊपर ही। तो उन्होंने उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता उसकी प्राकृतिक आजादी है, अर्थात व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। ये उसको स्वतंत्रता प्रकृति ने प्रदान की है। अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का, जो उन्होंने कहा व्यक्ति को प्राप्त हुई है प्राकृतिक आजादी, यानी प्रकृति से ही मिली है उसको आर्थिक आजादी अपनी मर्जी से काम करने की। ऐसा एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद इस व्यवस्था के अंदर जो होता है कि इस व्यवस्था में सरकार साधनों को व्यक्तिगत अर्थात निजी हाथों में, निजी हाथों का अर्थ बेटा यहां पर समझना होगा कि उसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था के अंदर जो उत्पादन के साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, देश के संसाधन, उनको सरकारें निजी हाथों में सौंप देती हैं, यानी व्यक्तियों को सौंप देती हैं, और व्यक्ति इन संसाधनों के बदले में सरकार को टैक्स अर्थात कर मुहैया कराते हैं, कर देते हैं, और सरकार को उस कर का प्रयोग करके इन लोगों के लिए व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है। और जब सरकार संसाधनों को निजी हाथों में सौंप देती है तो सरकार ऐसे उद्योगपतियों से आशा करती है कि ये व्यक्ति संसाधनों का प्रयोग करेंगे तथा स्वयं को भी लाभ कमाएंगे, स्वयं भी लाभ कमाएंगे और अन्य को भी लाभ कमाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। यह सोच करके पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार जो है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को स्थापित करती है। तो उत्पादन के साधनों पर जब निजी स्वामित्व स्थापित हो जाता है तब पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी मर्जी से अधिक धन कमाने के लिए स्वतंत्र होता है, इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्र होता है पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर। ये थी पूंजीवादी व्यवस्था। आगे हम बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा जिसका नाम है साम्यवाद। तो साम्यवाद को मैं समझा दूं तो साम्यवाद एक जो विचारधारा है बेटा, इसका जो विकास हुआ वो पूंजीवादी विचारधारा के कारण ही विकसित हुआ। अब वो कैसे हुआ मैं बताता हूं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर होती है, चरम सीमा अर्थात जब पूंजीवादी व्यवस्था फल फूल रही होती है, बहुत अच्छा लाभ कमा रही होती है, धन कमा रही होती है, तब पूंजीवादी व्यवस्था जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब वह व्यक्तियों का अर्थात मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर देती है। मजदूरों का शोषण करने का अर्थ यहां पर उदाहरण से समझाता हूं कि जब एक फर्म के अंदर कोई मजदूर कार्य करता है तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर व्यक्ति के ऊपर यानी जो फैक्ट्री का मालिक है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो पूरा स्वतंत्र होता है, आर्थिक आजादी होती है पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर व्यक्ति को, और वो उस आर्थिक आजादी का लाभ उठा करके अपनी फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर को कम से कम वेतन देने की कोशिश करता है कि वह कम से कम वेतन दूं और अधिक से अधिक कार्य कराऊं। और ऐसा होने पर जो है पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण स्थापित होने लग जाता है और मजदूरों का शोषण शुरू हो जाता है, और इसी शोषण के कारण जो है विश्व राजनीति के अंदर एक और विचारधारा का जन्म हुआ और उस विचारधारा का नाम है साम्यवाद। और साम्यवाद के बारे में बताऊं, साम्यवाद एक विचारधारा है जिसका जो जनक
जो है जर्मनी के व्यक्ति कार्ल मार्क्स और उनके गहरे मित्र फ्रेडरिक एंगल्स को माना जाता है। और फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक के रूप में पूरे विश्व में स्वीकार्य हैं, परंतु कार्ल मार्क्स ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं फ्रेडरिक एंगल्स से, इसीलिए साम्यवाद के जनक के रूप में ज्यादातर लोग पढ़ते हैं वो कार्ल मार्क्स को ही पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण फ्रेडरिक एंगल्स भी हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय मतलब महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि साम्यवादी जो व्यवस्था है बेटा वो पूर्णतः साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी विचारधारा पूर्णतः पूंजीवादी विचारधारा के विपरीत है और इसमें उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। सार्वजनिक मतलब सभी का मतलब सरकार का, यानी साम्यवादी व्यवस्था के अंदर पूंजीवाद के विपरीत सभी संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही फैसले लेती है, सरकार ही डिसीजन लेती है कि आगे क्या करना है, किस क्षेत्र के अंदर कितना धन लगाना है, कौन सी विकास की रणनीति हमको करनी है। ये सब काम साम्यवादी व्यवस्था के अंदर सरकार का होता है, बिल्कुल उलट पूंजीवाद के। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है साम्यवाद बेटा पूर्णतः सार्वजनिक लाभ पर आधारित होता है। सार्वजनिक लाभ मतलब सभी के लाभ पर आधारित होता है और साम्यवाद कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए जो है पूरी कोशिश करता है। कल्याणकारी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें सभी की भलाई की जाती हो। तो साम्यवाद पूर्णतः सार्वजनिक लाभ पर आधारित होता है, सभी की भलाई करने पर इसका महत्वपूर्ण जोर होता है। आगे हम बात करें तो इस बिंदु जो ये होने वाली है इस पे है कि इस प्रकार की व्यवस्था में जो सरकार का योगदान होता है बेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी संसाधनों पर सरकार का ही अधिकार होता है, सरकार ही फैसले लेती है सारे के सारे। अब मैं यहां पर बता देता हूं कि जो ये साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था के अंदर जो विचारक जितने भी हुए हैं उन सभी विचारकों ने साम्यवादी व्यवस्था के अंदर एक चीज स्वीकार की है और वो चीज है कि इस पूरी दुनिया के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर जो शोषण का महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण केंद्र है, उन विचारकों का मानना है वह है पूंजीवाद। अर्थात पूंजीवाद ही सभी शोषणों का केंद्र बिंदु या जड़ है। कार्ल मार्क्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में साम्यवाद को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने स्वीकार किया है कि अगर विश्व के अंदर शांति स्थापित करनी है, अगर विश्व के अंदर समानता स्थापित करनी है, विश्व के अंदर से अगर शोषण को उखाड़ फेंकना है, तो उसके लिए पूरे विश्व के अंदर साम्यवाद का होना अनिवार्य है। अगर साम्यवाद नहीं होगा तो पूरे विश्व के अंदर शांति, समानता और शोषण से मुक्ति कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करने की कोशिश की है और अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में साम्यवाद के माध्यम से उन्होंने ये भी दर्शाया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी शोषण है, जितना भी शोषण व्याप्त है, असमानता व्याप्त है और उसका एकमात्र जिम्मेदार पूंजीवाद है। उन्होंने बोला है कि पूंजीवाद ही पूरी दुनिया के अंदर शोषण का एकमात्र जरिया है और इसके माध्यम से जो पूंजीपति वर्ग है वो गरीब वर्ग का शोषण करता है और साम्यवाद का प्रयोग करते हुए ही कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को जो है शोषण का यंत्र कहा है कि शोषण का एक यंत्र है पूंजीवाद। और उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाया है कि संपूर्ण विश्व के अंदर जो शोषण करता है पूंजीवाद, उन्होंने कहा है कि जी पूंजीवाद मजदूर वर्ग का शोषण करके ही फलता फूलता और पनपता है। अर्थात ये पूंजीवाद
एक परजीवी है। परजीवी एक ऐसा जीव होता है जो अपने जीवन के लिए दूसरे के जीवन के ऊपर निर्भर करता है, और कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को परजीवी कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये मजदूर वर्ग के ऊपर पलता है, मजदूर वर्ग का खून पीता है, मजदूर वर्ग का शोषण करता है और अपना भला करता है। और इसीलिए पूंजीवाद जो है बहुत बड़ा दुश्मन हो जाता है साम्यवाद का, और इसीलिए साम्यवाद और पूंजीवाद एकदम विपरीत विचारधारा है। आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु अगला जो है वो ये है, इस व्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और हर कार्य को करने का आदेश और निर्णय सरकार देती है, ताकि संसाधनों से प्राप्त लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिल सके। संसाधनों से प्राप्त लाभ, जो देश के संसाधन होते हैं, चाहे वो लौह इस्पात हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, हमारी प्राकृतिक नदियां हो, पहाड़ हो, झील हो, तालाब हो, या हमारी भूभाग हो, कोई भी ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है, इन सभी के ऊपर सरकार का अधिकार स्थापित होता है और सरकार इनका प्रयोग करके सभी वर्गों को समान रूप से लाभ देने की कोशिश करती है साम्यवादी व्यवस्था के अंदर। फिर साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो संपूर्ण समाज में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है। मैं यहां पर एक और चीज बता देना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स ने एक बात कही कि इस संपूर्ण विश्व में जो शोषण का कारण है वो पूंजीवाद है, और उन्होंने ये भी बोला कि इस पूंजीवाद के कारण संपूर्ण विश्व में दो वर्गों का उदय हुआ है। दो वर्गों का उदय होता है पूंजीवाद के कारण, और एक वर्ग होता है उसका नाम होता है शोषणकारी और दूसरा वर्ग शोषण भोगी, अर्थात एक शोषण करने वाला, एक शोषण को झेलने वाला। आसान शब्दों में एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग, ऐसा मानना था मार्क्स का। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद का प्रयोग करके दो वर्गों का उदय हो जाता है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग गरीब वर्गों का शोषण करता है साम्यवादी व्यवस्था के अंदर, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर। साम्यवाद के माध्यम से कार्ल मार्क्स जो है संपूर्ण समाज से इस वर्ग को समाप्त कर देना चाहते थे, और यही यहां पर लिखा है कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो संपूर्ण समाज में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है, अर्थात ना तो कोई गरीब होगा और ना ही कोई अमीर होगा, समान समाज होगा, बिल्कुल समानता पर आधारित। ऐसा साम्यवाद के माध्यम से कार्ल मार्क्स संपूर्ण विश्व के अंदर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, प्रयास में लगे हुए थे। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो हो जाता है वो है न्याय से कोई वंचित नहीं होगा और मानवता सबसे बड़ी जाति होगी, ऐसा मानना था मार्क्स का। तो इसीलिए ये जो विचारधारा है, ये दोनों ही विचारधारा एक दूसरे के पूर्णतः विरोधी हैं। अब ये विचारधारा को समझना होगा कि इस विचारधारा का एक समर्थक है इस बुक के अंदर, जो 12वीं क्लास की विश्व राजनीति की बुक है, उसके अंदर एक विचारधारा है पूंजीवाद और एक विचारधारा है साम्यवाद। एक विचारधारा का समर्थक अमेरिका करता है और एक विचारधारा का समर्थन सोवियत संघ करता है। तो दोनों ही एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और अपनी इस दुश्मनी को शीत युद्ध के माध्यम से आगे जारी रखते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए हम और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे।